जी, अब हमने देखना है इन्फ्लेमेशन ऑफ लैब्रिंथ। इन्फ्लेमेशन जो है वो वायरल कॉज की वजह से, बैक्टीरियल या सिफिलिस की वजह से हो सकती है। अगर वायरसेस ने इन्फ्लेमेशन कराई है ना, तो जो वायरस का इन्फेक्शन है वो ब्लड स्ट्रीम से पहुंचता है लैब्रिंथ तक। ब्लड स्ट्रीम से वो स्ट्राइवास्कुलरिस तक आएगा। स्ट्राइवास्कुलरिस वो जगह है जहाँ से एंडोलिम्फ बनना होता है। उसके बाद वो एंडोलिम्फ में आ जाएगा। एंडोलिम्फ ने आपके कोक्लिया में जाना है, आपके ऑर्गन ऑफ कोटाए होगा, वहां पर हेयर सेल्स होंगे, तो वहां तक आ जाएगा। अब वायरसेस कौन से हो सकते हैं? मीजल, मम्स और साइटोमेगालो वायरसेस हो सकते हैं, जो मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा बाकी भी हो सकते हैं, herpes zoster, herpes simplex वगैरह, लेकिन मोस्ट कॉमन मीजल, मम्स और साइटोमेगालो वायरसेस है। अब उसके बाद बैक्टीरियल की बात करें ना, तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ब्लड स्ट्रीम से नहीं आता, वो या तो मिडिल ईयर से आता है डायरेक्टली, या वो आपके सीएसएफ से आता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बता रहे हैं कि अगर हमारे पास मेनिंजाइटिस हुआ हो, किसी यानी बैक्टीरिया की वजह से मेनिंजाइटिस हुआ हो, अब वो सीएसएफ से इन्फेक्शन आपके लैब्रिन तक आ जाएगा, तो आपको सेंसिनुरल हेयरिंग लॉस हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है कि ऐसा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद ये चीज आ जाती है कि सिफिलिस की वजह से, ये इंपॉर्टेंट है, सिफिलिटिक जो है, सिफिलिस क्या करता है? सेंसिनुरल हेयरिंग लॉस कॉज करा देता है। अब सिफिलिस कंजेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। जो कंजेनिटल है ना, फर्दर दो तरह का है, एक अर्ली फॉर्म है और एक उसकी लेट फॉर्म है। अर्ली फॉर्म जो है वो 2 ईयर्स की एज तक आ जाती है, और जो लेट फॉर्म है वो 8 से 20 ईयर्स में आएगी। ठीक है, लेट है ना, तो 8 से 20 ईयर्स की एज में वो आती है। अब अगर बात करें ना कि इसमें होगा क्या, तो सबसे पहले तो इसमें सडन सेंसिनुलर हेयरिंग लॉस हो सकता है सिफिलिस की वजह से। ये यूनिलैटरल भी हो सकता है, बायलैटरल भी। दूसरा है मिनियर डिजीज की तरफ। अब हम इसको मिनियर सिंड्रोम क्यों कह रहे हैं? आप लोगों को याद है जब मैंने मिनियर डिजीज वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने कहा था मिनियर डिजीज और मिनियर सिंड्रोम का क्या डिफरेंस है, कि मिनियर सिंड्रोम में हमें डिफरेंस, हमें कॉज पता होता है। हमें पता होता है कि ये मिनियर के जो सिम्टम्स है ये क्यों आ रहे हैं। होगा इसमें भी वही कि वर्टाइगो होगा, हेयरिंग लॉस होगा, टिनाइटिस होगा, लेकिन इसमें हमें कॉज पता है कि सिफिलिस की वजह से, तो उसको मिनियर सिंड्रोम कहेंगे। उसके बाद इसमें हैनीबर्ड साइन आता है। हैनीबर्ड साइन एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिस्टुला मौजूद नहीं है, पेरिलिम्फ कोई फिस्टुला नहीं है, लेकिन आप फिस्टुला साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका स्टेपिस फुट प्लेट है, जो आपकी मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ है, उनके दरमियान एडियन होगी है फिब्रस टिश्यू की वजह से, फिब्रस एडियन होगी है, तो इसकी वजह से फिस्टुला साइन पॉजिटिव आएगा। इसको हैनीबर्ड साइन कहते हैं, और ये सिफिलिटिक हेयरिंग लॉस में आता है। उसके बाद टूलियो फिनोमेना। टूलियो फिनोमेना ये होता है कि जब लाउड साउंड्स होते हैं ना, तो वर्टाइगो शुरू हो जाता है। ये हमने मिनियर डिजीज में भी देखा था। अब आपने इसका डायग्नोसिस कैसे बनाना होता है? सबसे पहले तो आपको क्लिनिकल एविडेंस मिल जाता है। क्लिनिकल एविडेंस में मतलब, क्लिनिकल एविडेंस का क्या मतलब है कि अब सिफिलिस जो है वो सिर्फ कान को तो अफेक्ट नहीं करेगा ना, और भी अपने डिफरेंट जो साइन सिम्टम्स आएंगे। टीथ पढ़ा था, सैडल नोज देखा था, ये सारा थर्ड ईयर में देखा हुआ है। नेजल सेप्टम हमने देखा था कि अगर नोज को इन्वॉल्व कर ले सिफिलिस, तो नेजल सेप्टम परफोरेशन करा देता है। तो ये वाले सारे फीचर्स जो है ये भी नजर आएंगे, इनसे हम अपना डायग्नोसिस बना लेंगे। इसके अलावा हम सिफिलिस के बहुत सारे लेबोरेटरी टेस्ट हैं, ठीक है, वो वाले टेस्ट करा लिए जाएंगे। वीडीआरएल होगा, प्लाज्मा प्लाज्मा रिएजेंट टेस्ट है, सीएसएफ देखा जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन है और कुछ क्लिनिकल फीचर्स हमारी मदद करेंगे, तो हमारा डायग्नोसिस बन जाएगा। जब डायग्नोसिस बन गया तो ट्रीटमेंट में दो ही चीजें आती हैं, एक तो आपको हाई डोज पेंसिलिन देनी होती है, दूसरा स्टीरोइड। चले, यहाँ पर हमने ये भी देख लिया सिफिलिटिक। उसके बाद आ जाता है कि सेंसिनुरल की एक टाइप होती है फेमिलियल प्रोग्रेसिव। फेमिलियल प्रोग्रेसिव क्या होती है कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, उसके जेनेटिक्स में होता है कि उसको हेयरिंग लॉस हो जाएगा। अब ये अर्ली चाइल्डहुड में, लेट चाइल्डहुड में, अर्ली एडल्ट लाइफ में भी हो सकता है। इसमें एक चीज ये होती है कि जब आप ऑडियोग्राम करते हो ना, तो बायलेटरल ऑडियोग्राम फ्लैट होगी या बेसिन शेप्ड ऑडियोग्राम आपके पास बनेगी। ठीक है। ऑटोटॉक्सिसिटी की बात करें, ऑटोटॉक्सिसिटी में आपको सिर्फ नाम आने चाहिए। आपसे नाम पूछे जाते हैं कि हमें ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स के नाम बताएं, तो उसमें कुछ अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबॉडीज आ जाती हैं, ये सारी आपने पढ़ी हुई है, सेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन। कुछ डायूरेटिक्स आ जाते हैं। उसके बाद एंटी मलेरियल ड्रग्स आ जाती है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, केमिकल्स हैं, मिसलिनियस है। तो ये ड्रग्स के नाम आपने एक दफा देख लेने, ताकि पेपर में पूछे जाए तो आप लिख सको, बाकी रीड करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ नॉइस ट्रोमा पे, यानी शोर की वजह से। अब अगर किसी का एक्सपोजर हो रहा है बहुत ज्यादा शोर से, तो उसको हेयरिंग लॉस हो सकता है। अब इसमें ना दो तरह की चीजें होती हैं, या तो अकोस्टिक ट्रोमा होगा, या जो है दूसरी जो टाइप होती है वो नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस होता है। अब अकोस्टिक ट्रोमा में क्या होगा कि सिर्फ एक ही दफा उसका एक्सपोजर हुआ है, लेकिन इतनी हाई इंटेंसिटी थी, 140 डेसिबल से ज्यादा इंटेंसिटी थी, मतलब इतनी लाउड साउंड थी, इतनी हाई इंटेंसिटी थी कि सिर्फ एक ही दफा इवन 0.2 मिली सेकेंड तक एक्सपोजर हुआ उसका, और उसका हेयरिंग लॉस हो गया। सडन हेयरिंग लॉस, सिंगल ब्रीफ एक्सपोजर, सिर्फ एक एक्सपोजर हुआ लेकिन बहुत। अब इतना लाउड साउंड कब हो सकता है? आपको सोचे कब होगा? गन फायर की वजह से हो सकता है, एक्सप्लोजन की वजह से हो सकता है, कोई पावरफुल क्रैकर है, ठीक है, इस तरह की ही रीजन होंगी ना, कि एक सिंगल ब्रीफ एक्सपोजर के बाद ही, और ये साउंड 140 डेसिबल से ज्यादा था, 170 तक भी जा सकता है। तो हुआ क्या, या तो उसका ऑर्गन ऑफ कोटाई डैमेज हो गया, उसकी रीजनल मेम्ब्रेन का रप्चर, उसके हेयर सेल्स का रप्चर हो गया, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ की मिक्स हो गए, जिसकी वजह से उसको फॉरन हेयरिंग लॉस हो गया। इवन साथ ही उसके ओसिकल्स भी डिस्टर्ब हो गए, साथ ही कंडक्शन में मसला आ जाएगा, साथ ही सेंसिनुलर हेयरिंग लॉस भी हो जाएगा।
ये तो हो गया ना ओकोस्टिक ट्रोमा। दूसरा होता है नॉइस इंड्यूस। इसमें ये होता है कि क्रोनिक एक्सपोजर, मतलब एक ही दफा नहीं है बल्कि बार बार उसका एक्सपोजर हो रहा है, लेकिन ये साउंड थोड़ी लेस इंटेंस होगी। उसमें तो 140 डेसिबल तक साउंड इंटेंसिटी चली जाती है ना, इसमें 140 से कम ही होगी, लेस इंटेंस होगी, लेकिन क्रोनिक एक्सपोजर होगा। अब इसमें फर्दर चीजें याद रखनी, एक टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट होती है, एक परमानेंट थ्रेशोल्ड। टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट ये है, आप लोगों ने बहुत दफा एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत शोर वाली जगह पे हम बैठे हो ना, तो हम बाहर आए, उस कमरे से निकल के बाहर आए, थोड़ी खामोशी वाली जगह पे है, तो कुछ देर तो हमें कोई आवाज ही सुनाई नहीं देती। लाइक हम कहते हैं कि अभी मेरे दिमाग में जो है ना वो ऐसे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, अभी मुझे जरा सुकून करें दो। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप वापस आते हो, आपकी हियरिंग वापस आती है। तो बिल्कुल ये वही है टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट, यानी बहुत ज्यादा शोर में अगर हम हो, इमीडिएटली आफ्टर एक्सपोजर आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो साउंड है वो रिकवर कर जाएगी। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा शोर से आप, अगर बहुत ज्यादा शोर था तो आप रिकवरी में 2 वीक्स भी लग सकते हैं। नेक्स्ट आता है परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट। इसमें हियरिंग वापस नहीं आएगी, एक दफा चली गई, क्रोनिक एक्सपोजर था साउंड के साथ, हियरिंग चली गई तो वापस नहीं आएगी। उसके बाद आ जाए जी, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉइस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ नॉइस पे डिपेंड करता है, कंटिन्यूस था या इंटरप्टेड था। अगर क्रोनिक एक्सपोजर कंटिन्यूस नॉइस के साथ हो तो ज्यादा हार्मफुल है। इंडिविजुअल कितना ससेप्टिबल था, बहुत सारे लोग एक ही जगह पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है एक को हियरिंग लॉस हो जाए दूसरे को ना हो, क्योंकि वो ज्यादा ससेप्टिबल था, उसको हो गया कोई प्री एग्जिस्टिंग ईयर डिजीज। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है एक ये चीज है कि अगर 90 डेसिबल का हियरिंग लॉस हो तो 8 आवर अ डे फॉर 5 डेज पर वीक मैक्सिमम सेफ लिमिट है। यहां से आपका एमसीक्यू आ जाता है। तो मैक्सिमम सेफ लिमिट क्या है कि 90 डेसिबल तक का नॉइज 8 आवर, एक दिन में 8 घंटे तक, और एक मतलब वीक में सिर्फ 5 दिन तक मैक्सिमम ये लिमिट होनी चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो फिर आपका हियरिंग डैमेज हो सकता है। उसके बाद जो है, हाँ एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है कि जब नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस में ऑडियोग्राम बनाते हैं ना आप, ऑडियोग्राम ना हर डिजीज के इंपॉर्टेंट है। लाइक कंडक्टिव हियरिंग लॉस में ए बी गैप होता है, सेंसिटिव में ए बी गैप नहीं होता, लेकिन स्लोपिंग कर्व होती है क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसीज का लॉस हो जाता है। उसके बाद ओटोसिक्लोसिस में हार्ट नोच बनती है। ठीक है, ये जो प्रेस्बाइक्यूसिस भी आपको दिखाई थी उसमें स्लोपिंग सॉरी राइजिंग कर्व बनती है। तो इस तरह के जो होते हैं ना ऑडियोग्राम, ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल वैसे नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस का जो ऑडियोग्राम होता है ना, उसमें आपको 4000 की फ्रीक्वेंसी पे आके डिप मिलता है। कहार्ट नोच में 2000 की फ्रीक्वेंसी पे था, लेकिन नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस में 4000 पे मिलता है। ये वाला जो डिप है ना, पहले तो ये थोड़ा होता है, बाद में अगर और एक्सपोजर क्रोनिक एक्सपोजर होता जाए तो ये डिप ज्यादा नीचे चला जाएगा और थोड़ा वाइडन भी हो जाएगा। तो ये चीज याद रखनी है। ये अगर आपको पेपर में एमसीक्यू में ऑडियोग्राम आ जाए तो आपको फौरन से देख लेना है कि ऑडियोग्राम नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस की है। ठीक है, अच्छा बाकी चीज वही है कि नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस में पहले हाई फ्रीक्वेंसीज क्यों इफेक्ट हो रही हैं, क्योंकि ये जाके जो है वो आपके बेजल टर्न ऑफ कोर्निया को इफेक्ट कर रहा है। जो एपिक्स होती है कोर्निया की वो लो फ्रीक्वेंसीज के लिए होती है, जो उसका बेजल टर्न होता है वो हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए होता है। उसके बाद जो है वो वही बात है कि पहले जो ये जो नोच होती है वो 4000 की फ्रीक्वेंसी पे होती है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये नोच डीपन्स भी हो जाती है और वाइडन्स भी हो जाती है। ठीक है, अच्छा नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस प्रिवेंटेबल होता है, इससे आप बच सकते हैं। पर्सन को जो है वो सेफ लिमिट बता दी जाए कि तुम इतनी ही लिमिट में काम करो, इतनी ही देर काम करो, इतना नॉइस तुम्हारे लिए सेफ है। उसके बाद रिहैबिलिटेशन से हम पेशेंट को बचा सकते हैं। अब ना शोर का सिर्फ हायरिंग पे इफेक्ट नहीं आता, नॉन एडिटरी इफेक्ट भी कुछ आते हैं। नॉन एडिटरी इफेक्ट क्या होते हैं, क्रोनिक फटीग, स्ट्रेस, ठीक है, उसका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, उसको हाइपरटेंशन हो सकती है, उसको पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ये सारी चीजें भी उसके साथ होती रहेंगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब आ जाते हैं ऑटो इम्यून हियरिंग लॉस। ऑटो इम्यून में क्या होता है कि आपकी बॉडी ने इम्यूनिटी जनरेट कर दी है, इम्यून मीडिएटिंग इनर ईयर डिजीज है। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से आपको बायोलेटरल सेंसिटिव हियरिंग लॉस हो जाएगा। तो आपने इसको कैसे सिनेरियो को डायग्नोस करना है, बायोलेटरल होगा, प्रोग्रेसिव होगा, और 40-50 ईयर्स की एज में यूजुअली होता है। और इसके अलावा आपको इसमें ना वेस्टिबुलर सिम्टम्स भी मिल रहे होंगे, सिर्फ कोक्लियर नहीं होंगे, वेस्टिबुलर सिम्टम भी होंगे, क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी ने सिर्फ कोक्लिया को डैमेज नहीं करना, उसने वेस्टिबुल को भी करना है। तो डिसइक्विलिब्रियम, मोशन इंटॉलरेंस, पोजिशनल एपिसोडिक वर्टाइगो, तो ये वाले भी आपको सिम्टम मिल रहे होंगे। इसके अलावा आपने डायग्नोस सिनेरियो कैसे करना है, डायग्नोस ऐसे करना है जब उन्होंने बताया होगा ना कि पेशेंट है, उसको 45 ईयर्स का पेशेंट है और ये बहुत सेक्सेस इक्वली अफेक्टेड होती है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी, उसको हियरिंग लॉस हो रहा है प्रोग्रेसिव, साथ उसको जो है वर्टाइगो है, मोशन इंटॉलरेंस है, लेकिन साथ उन्होंने मेंशन किया होगा कि इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या इसको जैसे कोई भी और इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज बताई होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ आएगा, उसको एसएलई का बताया होगा, ये रिमोटाइड आर्थराइटिस का या मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, मतलब कोई भी जो डिफरेंट ऑटो इम्यून डिजीज होती है। तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि ऑटो इम्यून हियरिंग लॉस है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, ऑडियोग्राम की जाएगा, स्पीच ऑडियोग्राम है, इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, एमआरआई करवाएंगे, डिफरेंट ब्लड टेस्ट कराएंगे, और वेस्टर्न ब्लॉट ऐसे फॉर एंटी एचएसपी 70। ठीक है, ये असल में एंटी हीट शॉक प्रोटीन है, उसके अगेंस्ट हमने इसका ना एंटीबॉडीज चेक करनी है। तो ये सारी हो गई आपकी इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, इनको एज सच याद कर लें।
उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होगा? अब इम्यूनिटी है तो इम्यूनिटी को सप्रेस कैसे कर सकते हैं? स्टेरॉइड देने, प्रेडनिसोलोन देने, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो स्टेरॉइड नहीं ले सकते साइड इफेक्ट्स की वजह से या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं उनमें स्टेरॉइड, तो तब आप क्या दे सकते हैं? मैथोट्रेक्सेट दे सकते हैं। अब कुछ लोग अगर मैथोट्रेक्सेट नहीं ले सकते तो आप साइक्लोफॉस्फामाइड दे सकते हो, लेकिन साइक्लोफॉस्फामाइड ज्यादा टॉक्सिक होती है, ठीक है। इसके अलावा स्टेरॉइड का इंजेक्शन इंट्राटेम्पैनिक भी लगाया जा सकता है, सिस्टेमिकली आईजीजी इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है, तो ये इसके डिफरेंट है, लेकिन स्टेरॉइड इसका मेन ट्रीटमेंट है। अब आ जाए सडन हेयरिंग लॉस की तरफ। सडन होता है कि जिसमें हमें पता ही नहीं है, लाइक ना ही उस पेशेंट को कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ना ही उस पेशेंट का कोई नॉइस के साथ कोई ट्रोमा, मतलब नॉइस ट्रोमा है, ना नॉइस के साथ उसका कोई एक्सपोजर हुआ था, ना ही उस पेशेंट की एज इतनी ज्यादा है कि हम प्रेस्बाइक्यूसिस, मतलब हमें समझ नहीं आ रही कि उसको हेयरिंग लॉस क्यों हो गया, तो सडन। और इसमें पता है हिस्ट्री सिर्फ आपको 3 days की मिलेगी, तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आए कि वो कहेंगे लास्ट डे से या पिछले 2 दिनों से अचानक से इसको हेयरिंग लॉस हो गया और हमने इसका एग्जामिनेशन किया, हमें कोई फीचर नहीं मिला, हमें कोई फाइंडिंग नहीं मिली, तो वो होते हैं सडन हेयरिंग लॉस। 3 days की हिस्ट्री। एटियोलॉजी भी इसकी क्या हो सकती है? एटियोलॉजी पता नहीं है तो यूजुअली ये इडियोपैथिक वैरायटी का होता है, लेकिन ये एक निमोनिक है इन द वेरी ईयर टू नो मेजर पैथोलॉजी, मतलब हमने सारे उठा के ना कॉजेज यहाँ पे लिस्ट कर दिए, हमने कहा ये भी हो सकता है ये भी, तो ये सारे आ जाते हैं इन द वेरी ईयर टू नो मेजर पैथोलॉजीज का निमोनिक है। लाइक इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी वायरल भी है, यहाँ की लोकलाइज कोई ईयर का ही इन्फेक्शन है, कोई ट्रोमा हो सकता है, वास्कुलर कॉजेज हो सकते हैं, ईयर के अपने कॉजेज लाइक मीनियर डिजीज है, टॉक्सिसिटी ऑटोटॉक्सिक ड्रग की वजह से, न्यू प्लास्टिक कोई ट्रोमा कह रही हूँ, ट्यूमर हो सकता है, मिसलेनियस कॉजेज, साइकोजेनिक, मतलब सारे ही उन्होंने कॉजेज जितने भी उनको याद थे वो सारे इसमें डाल दिए सडन में, क्योंकि हमें नहीं पता ये क्यों हो गया हेयरिंग लॉस। मैंने इसको कैसे करना, इसकी मैनेजमेंट ना बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री होती है, लाइक कभी फायदा होता है कभी नहीं होता, क्योंकि यूजली ना सडन हेयरिंग लॉस का जो होता है ना कि खुद ब खुद ठीक हो जाता है, इसकी ये रिजोल्व ना स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, तो इसलिए मैनेजमेंट हमने जो है वो सिर्फ इतना ज्यादा फायदा नहीं होता, हमें थोड़ा बहुत ही फायदा होता है। मैनेजमेंट करनी कैसे होती है? पेशेंट को बेड रेस्ट का कहना है, उसको स्टेरॉइड थेरेपी देनी है, प्रेडनिसोलोन वगैरह, उसके बाद जो है इनहेलेशन कार्बोजन की करानी है ताकि उसका जो ऑक्सीजन है लेवल वो अच्छा रहे, कोक्लिया में ब्लड फ्लो अच्छा रहे, वेसोडाइलेटेड ड्रग्स देनी है, डेक्स्ट्रान देना है, हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, इसके अलावा उसको कहना है लो साल्ट डाइट ले और डायूरेटिक ले, इंट्राटिम्पैनिक स्टीरोइड थेरेपी, तो स्टीरोइड हम उसको दे रहे हैं, इंट्राटिम्पैनिक भी दे रहे हैं, लो साल्ट डाइट, हाइपर बैरिक, कार्बोजिन, वेसोडाइलेटेड ड्रग, ठीक है, ये सारी आ जाती है। अब वो यहाँ पर वही चीज बता रहा है कि यूजली इसका जो इडियोपैथिक ही होता है, तो हमें नहीं पता हमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, और यूजली ये खुद ब खुद यानी इसकी जो रिकवरी है वो स्पॉन्टेनियस हो जाती है, ठीक है। ये जो जनरली हम जो ड्रग्स यूज करते हैं जिनका थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है वो स्टीरोइड है, कार्बोजन की इनहेलेशन है, लो साल्ट डाइट है और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन है, ये 4 मेन याद रखने हैं ट्रीटमेंट। प्रोग्नोसिस इसका बता दिया आपको, लेकिन आपको ना ये टेबल देख लेना एक दफा प्रोग्नोस्टिक फैक्टर के लिए कि अगर किसी को सडन हियरिंग लॉस हो गया है ना, तो गुड प्रोग्नोसिस किस केस में होगा, बैड किस केस में। गुड होगा अगर माइल्ड लॉस है, ज्यादा लॉस नहीं हुआ, अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो लो और मीडियम फ्रीक्वेंसीज के लिए लॉस हुआ है, और अगर रिकवरी जो है वो 2 weeks में स्टार्ट हो गई है, मतलब उसको हेयरिंग लॉस था 2 weeks के अंदर अंदर उसकी हेयरिंग लॉस ठीक होना शुरू हो गया, रिकवरी होना शुरू हो गई, तो इसका मतलब है उसकी रिकवरी हो जाएगी पूरी। उसके बाद अगर वर्टाइगो नहीं है, वर्टाइगो की कोई हिस्ट्री नहीं है, पेशेंट जो है वो यंग है और उसका ट्रीटमेंट हमने जल्दी शुरू कर दिया, हमने जल्दी उसको स्टेरॉइड या कार्बोजीन या वो जो भी ट्रीटमेंट देखा था वो देना शुरू कर दिए, ठीक है। बैड प्रोग्नोसिस क्या है? सारा इनको उल्ट कर लो, अगर स्वेयर लॉस है, अगर हाई फ्रिक्वेंसी के लिए लॉस्ट है, अगर रिकवरी 2 weeks में नहीं शुरू हुई, अगर वर्टाइगो की हिस्ट्री है, अगर पेशेंट ओल्डर है और अगर ट्रीटमेंट लेट है, तो ये सारे बैड प्रोग्नोसिस के और ये गुड प्रोग्नोसिस के। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जी प्रेसबाइक्यूसिस। प्रेसबाइक्यूसिस क्या होता है? जो मैंने बताया था कि एजिंग की वजह से, फिजियोलॉजिकल एजिंग, जैसे हमने प्रेसबायोपिया भी देखते हैं ना कि एजिंग की वजह से विजन लॉस हो गया, तो बिल्कुल वैसे ही एजिंग की वजह से हियरिंग लॉस भी हो सकता है, उसको प्रेसबाइक्यूसिस कहते हैं। यूजुअली ये जाके 65 ईयर्स की एज में होगा। हेरिडिटरी भी प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है, किसी की जेनेटिक्स में था उसको ये होना था। अच्छा, अब उसके ना 4 पैथोलॉजिकल टाइप्स होती हैं, सेंसरी, न्यूरल, उसके बाद स्ट्रायल और उसके बाद कोक्लियर कंडक्टिव। अच्छा, प्रेस्बाइकोसिस के जो पेशेंट होते हैं ना, इनको बैकग्राउंड नॉइस में तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। खामोशी में तो थोड़ा बहुत सुनाई देता है, लेकिन बैकग्राउंड नॉइस में इनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता, ठीक है। अच्छा, बाजू का ये भी कहते हैं कि हमें थोड़ा बहुत सुनाई तो देता है लेकिन हमें समझ नहीं आती कि बात उन्होंने कही क्या, हमें समझ नहीं आती। रिक्रूटमेंट फिनोमेना भी इनका पॉजिटिव होता है, यानी कि जब रिक्रूटमेंट में क्या है, जैसे ही वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाएंगे कुछ सारी साउंड्स है ना वो सारी इनटॉलरेबल हो जाएंगी, बर्दाश्त नहीं होंगी इनसे। टिनाइटस भी हो सकता है, तो ये सारे इसके डिफरेंट फीचर्स आपने याद रखने हैं। अब हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, हम उसको क्या हेल्प कर सकते हैं, हम उसको हेयरिंग एड दे सकते हैं, ठीक है, और विजुअल क्यूज की मदद से उनको समझा सकते हैं कि कैसे वो समझ सकते हैं बातों को, अगर वो सुनाई नहीं दे रहा तो। और स्मोकिंग अगर वो करते हैं तो उसको छोड़ दें, अगर टी कॉफी वगैरह तो इसको छोड़ दें, ठीक है। ये बस इसी तरह से हम उसको थोड़ा रिहेबिलिटेशन की तरफ लेकर जा सकते हैं। आपको टाइप्स मैंने इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर किसी ने करनी है तो सेंसरी में ये होता है कि ऑर्गन ऑफ कोटाई का डिजनरेशन हो जाता है, ठीक है। यानी ऑर्गन ऑफ कोटाई में यानी कोक्लिया से बात शुरू हो रही है तो बेसल कॉइल से बात शुरू होगी, इसीलिए सबसे पहले जो लॉस होगा वो
हाई फ्रीक्वेंसीज का होगा, बेसल कॉइल से स्टार्ट होगा, हाई फ्रीक्वेंसीज अफेक्टेड होंगी, लेकिन जो न्यूरल टाइप है इसमें स्पाइरल गैंग्लिया का लेयन होगा, उसकी डिजनरेशन होती है, तो ये भी बेसल कॉइल से स्टार्ट होता है और एपिक्स की तरफ जाता है। इसमें भी हाई फ्रीक्वेंसीज पहले अफेक्टेड होगी, फिर लो फ्रीक्वेंसीज अफेक्टेड होगी। इसमें स्पाइरल गैंग्लियन के अलावा जो न्यूरॉन्स है वो भी अफेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रायल या मेटाबॉलिक था, इसमें एट्रोफी होती है स्ट्राया वस्कुलरिस की, तो नाम से पता चल रहा है। सेंसरी में ऑर्गन ऑफ कटाए, न्यूरल में स्पाइरल गैंग्लियन या न्यूरॉन, और जो स्ट्रायल या मेटाबॉलिक है इसमें स्ट्राया वस्कुलरिस की एट्रोफी हो गई है, ठीक है। और जो कोक्लियर कंडक्टिव है इसमें बेसिलर मेम्ब्रेन जो है वो स्टिफन हो जाएगी, तो उसकी मूवमेंट खराब होगी, तो कंडक्टिव यानी मूवमेंट नहीं होगी बेसिलर मेम्ब्रेन की, ठीक है। और इसमें जो है ना वो ऑडियोग्राम स्लोपिंग टाइप की आएगी। इसका क्या मतलब है स्लोपिंग टाइप की आएगी, कि अगेन वही चीज की हाई फ्रीक्वेंसीज अफेक्टेड होंगी। तो सब में हमने देखा कि प्रेसबाइक्यूसिस में ज्यादा जो अफेक्ट हो रही है ना वो हाई फ्रीक्वेंसीज अफेक्ट हो रही है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। नॉन ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस, नॉन ऑर्गेनिक होता है दो कंडीशन में हो सकता है। या तो एक पर्सन को साइकोजेनिक है, लाइक उसने ये चीज सोच ली, उसके दिमाग में आया कि मुझे सुनाई नहीं देता, आप उसको सुनाई भी देगा ना तो उसको यही आएगा, उसका ब्रेन उसको यही सिग्नल देगा कि मुझे सुनाई नहीं दिया, मुझे समझ नहीं आई। दूसरा ये हो सकता है कि मैलिंजर, मतलब वो सिर्फ ढोंग रचा रहा है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, हालांकि वो बिल्कुल ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है उसको पकड़ना, इस चीज को डायग्नोस करना कि ये नॉन ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस है, ठीक है। अब हम किस तरह से, कौन कौन से तरीके हैं, हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, पहले तो हमें देखकर उसको शक हो जाता है। शक कैसे होता है कि अगर वो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करे चीजों को, लाइक हम कुछ बोल रहे हैं तो वो कह रहा है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, और या वो अपने कान पे ऐसे कपिंग, मतलब हाथ नहीं हम अपने कान पे बाजुकात रख लेते, कोई जब बहुत ज्यादा शोर हो कहीं पर तो हम अपने कान पे अपना हाथ कपिंग कर लेते हैं ताकि हमें आवाज जो है वो सुनाई दे, कन्वर्जेंस हो जाए। तो अगर वो इस तरह की हरकतें करे तो हमें उसे देखकर ही सस्पिशन हो जाएगा। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ऑडियोमेट्री डिफरेंट टेस्ट करेंगे, ठीक है। और ऑडियोमेट्री टेस्ट से हमें ये पता चलेगा, अगर हम टेस्ट को रिपीट करेंगे ना तो हर दफा वेरी वेरी करेगा रिजल्ट, हर दफा वेरी कर रहा है, ठीक है। शैडो कर्व नहीं होगी, शैडो कर्व में ये होता है कि अगर आप नॉर्मली जो है ना वो शैडो कर्व ये बन रही होती है, जब आप बोन कंडक्शन चेक कर रहे होते हैं ना मैस्टोइड प्रोसेस पे, अगर आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कह रही हूँ, ट्यूनिंग फॉर्क रखते हो, तो थोड़ी बहुत जो साउंड ट्रांसमिशन है वो ऑपोजिट ईयर की तरफ भी चली जाती है, तो वो नहीं होगी, ठीक है। एब्सेंस ऑफ शैडो ईयर होगा। उसके अलावा आप जो है वो इनकॉन्सिस्टेंसी, जैसे ऑडियोमेट्री में इनकॉन्सिस्टेंसी मिल रही है वैसे ही आपको स्पीच फ्रीक्वेंसीज पे भी इनकॉन्सिस्टेंसी मिलेगी। एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या करते हैं कि ना इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रिंसिपल बता देती हूँ, वैसे आपको इन सब की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हेडिंग्स याद करो, लेकिन स्टैंडर्ड टेस्ट का मैं बता देती हूँ। ये कहते हैं कि लाइक की पेशेंट है ना वो कह रहा है कि मुझे नहीं सुनाई दे रहा, मुझे इस कान से नहीं सुनाई दे रहा, आप ना दो ट्यूनिंग फोक ले लेते हो और उनको ना दोनों को वाइब्रेट करते हो और उनको ना 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखते हो, ठीक है। अब 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपने ट्यूनिंग फोक रखे हैं तो पेशेंट कहेगा कि हाँ मुझे, जो उसका कान ठीक है ना वो कहेगा हाँ मुझे इस कान से सुनाई दिया, दूसरे से वो भी कहेगा मुझे सुनाई नहीं दिया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आप ये जो एक ट्यूनिंग फोक है ना उसको, हाँ इसकी ना सबसे पहले इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को नजर नहीं आना चाहिए, उसकी आंखें जो है वो बंद करनी है, ये नहीं है कि आंखें खोल के उसको, फिर आंखें अगर उसकी खुली होंगी ना तो उसको समझ आ जाएगी कि हमारी सारी गेम क्या है, तो हम उससे ये नहीं बताना। अच्छा पहले हमने 25 सेंटीमीटर पे रखा है, फिर उसने कहा हाँ मुझे इस कान में आवाज आ रही है, इसमें तो मुझे आवाज नहीं आ रही। अब हमने ये किया कि जिसमें उसने कहा ना मुझे आवाज नहीं आ रही, उस वाला जो ट्यूनिंग फोक है वो 8 सेंटीमीटर पे ले आना है, ठीक है। और दूसरा अभी भी 25 पे ही रखना है। अब उसे पता चल जाएगा कि इसमें इन्होंने ट्यूनिंग फोक में थोड़ा पास किया है तो मुझे अभी यही कहना है कि मुझे आवाज नहीं आ रही, तो वो कहेगा कि मुझे अब आवाज नहीं आ रही। वो मतलब ये भी नहीं कहेगा कि मुझे इस वाले कान में आ रही है, जो उसका ठीक कान है ना उसमें भी उसको आवाज नहीं, वो बताएगा, वो कहेगा मुझे अब आवाज ही नहीं आ रही, ठीक है। तो हालांकि उसको अब आवाज आनी चाहिए, अगर उसको वाकई इस कान में हियरिंग लॉस है तो इसका क्या मतलब है कि इसमें, अच्छा इसका प्रिंसिपल पता है क्या है, हो सकता है आप लोग को समझना है तो मुझे आपको शुरू से बताना चाहिए। इसका प्रिंसिपल ये है कि जब हम ना लाइक दो कान है ना इंसान के, अगर तो हम दोनों कान में साउंड जा रही है एक ही वक्त में, अगर इस तरह से हो रहा है कि दोनों साइडों से ना हम एक ही वक्त में आवाज भेज रहे हैं, मार्कर यूज करनी पड़ेगी। अच्छा दोनों कानों में अगर हम एक ही वक्त में आवाज, ट्यूनिंग फोक है लाइक, तो जिस कान में ज्यादा इंटेंसिटी की आवाज जा रही है ना ब्रेन उससे रिसीव करेगा, ब्रेन उधर से कहेगा कि हाँ मुझे इधर से आवाज आई, और दूसरा वाले को वो सप्रेस कर देगा, जिसे थोड़ी कम इंटेंसिटी की आई थी वो उसको सप्रेस कर देगा। अब पेशेंट हमारे पास आया, वो कह रहा है मुझे इस कान से आवाज नहीं आती, ठीक है। लेट्स सपोज कि वो पेशेंट को वाकई हियरिंग लॉस, वो पेशेंट वाकई बेचारा सच बोल रहा है, हम उसको ना स्टेगनेट टेस्ट करेंगे, हमें पता चलेगा कि नहीं भाई ये सच बोल रहा था। कैसे पता चल गया, हमने उसकी आंखें बंद की, हमने ना ट्यूनिंग फोक पहले दोनों वाइब्रेट करके दोनों को 25 पे रखा। अब उस पेशेंट ने कहा था कि मुझे हियरिंग लॉस है, तो जो खराब कान है उस तरफ से तो उसको आवाज आएगी नहीं, उस तरफ से उसको डिस्टर्बेंस नहीं होगी, लेकिन जो ठीक कान है उससे कहेगा हाँ मुझे आवाज आ गई है। फिर हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा स्टेप ये होता है कि जो जो जिसमें वो कह रहे हैं ना मुझे हियरिंग लॉस है, उस वाले ट्यूनिंग फोक को हम पास ले आते हैं, 8 सेंटीमीटर पे ले आते हैं, और दूसरे वाले को हम 25 पे ही रखते हैं। अब अगर उस पेशेंट को वाकई हियरिंग लॉस है तो उसको ठीक कान से अभी भी आवाज आनी चाहिए, क्योंकि चाहे आप खराब वाला पास ले आए हो, चाहे खराब वाला इंटेंसिटी बढ़ गई है, लेकिन क्योंकि उसका ये कान ही खराब है, उसको यहाँ से हियरिंग लॉस है, तो इसकी तो उसको आवाज आनी नहीं है, चाहे आप उसको कान के ऊपर चढ़ा के भी रख दो उसको आवाज ही नहीं आनी। आप उसको 8 सेंटीमीटर पे भी ले आओ बट उसको आवाज नहीं आएगी, क्योंकि उसका हियरिंग लॉस हो चुका है। तो अब भी वो ठीक वाले में रिजल्ट देगा कि हाँ मुझे आवाज आ रही है, ठीक है। लेकिन जो लोग मतलब सिर्फ
ड्रामा कर रहे होते हैं कि मुझे हेयरिंग लॉस हो गया है। अब उस केस में जब आप इस वाले ईयर में 8 सेंटीमीटर पे लेके आते हो और इसमें अभी भी 25 पे है, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मुझे आवाज नहीं आ रही। वो ये नहीं बताते कि मुझे ठीक वाले से भी आ रही, क्योंकि वो जो सोचते हैं कि अच्छा आंखें तो उसकी बंद होती है, वो सोचते हैं अच्छा 8 ये वाला मेरे पास आ गया तो मैंने अब यही कहना है मुझे आवाज नहीं आ रही। हालांकि अगर उसको वाकई हेयरिंग लॉस होता ना तो उसको कहना चाहिए था हाँ मुझे इस तरफ से आवाज आ रही, बिकॉज ये तो अभी भी वहीं पे 25 पे था, ये मौजूद था, ये हमने हटा तो नहीं लिया। ठीक है, तो ये अगर किसी को समझ आ गया तो ठीक है, अगर अभी भी समझ नहीं आया ना तो इसको और डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस रट्टा मार लो स्टेगनर टेस्ट। उसके बाद अकोस्टिक रिफ्लेक्स। अब अकोस्टिक रिफ्लेक्स आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया था सारा कि क्या होता है कि जब लाउड साउंड होती है तो स्टेपीडियस वो जरा मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, वो सारा जो था, तो ये तो चीज अभी तक उसमें ठीक होती है, तो अकोस्टिक रिफ्लेक्स उसमें नॉर्मल होता है। यहाँ से हमें पता चल जाता है उसकी कंडक्शन भी ठीक है, उसका सारा आगे जो सेंसिनुलर अपरेटस है वो भी ठीक है। और लास्ट इज इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। तो ये सारे हमारे पास तरीके होते हैं नॉन ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस को डायग्नोस करने के। चलें जी, नेक्स्ट जो है वो कुछ भी नहीं करना, बस इस चैप्टर में इतनी चीजें करनी थी, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया।